हेलो फ्रेंड्स, उड़ान सेंटर की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने सोशल साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी ऑब्जेक्टिव्स को कवर किया था, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये सिलसिला शुरू करेंगे और आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे ही बताए गए क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। यह वीडियो आपका 7 फरवरी का सोशल साइंस के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हमारे आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार क्वेश्चंस को करेंगे, लेकिन हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा लंबा है। इसमें आज 2 नंबर के सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन, नेपोलियन बोनापार्ट कौन थे? जो नेपोलियन बोनापार्ट थे, ये फ्रांस का एक महान शासक थे। उन्होंने फ्रांसीसी क्रांति के सिद्धांतों, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को कई देशों में फैलाया। अगला हमारा क्वेश्चन है, साम्यवाद से आप क्या समझते हैं? साम्यवाद वह नीति है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और परंपराओं को मिलाकर एक साझा व्यवस्था बनाई जाती है। इसका उद्देश्य समाज के सामंजस्य को बनाए रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई थी? तो वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में आयोजित की गई थी। इसका आयोजन ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक के नेतृत्व में किया गया था। अगला क्वेश्चन, मारियान और जर्मनिया कौन थे? मारियान और जर्मनिया ये जो थे, रूपक कहे जाते थे। रूपक यानी कि किसी दूसरे चीज़ को जो कि देश के बारे में हो, उसको इंगित करता है, दिखाता है। तो इसको लिखेंगे, मारियान फ्रांस की और जर्मनिया जर्मनी की राष्ट्रीय स्त्री प्रतीक थी, यानी रूपक थी। ये राष्ट्र की स्वतंत्रता, एकता और जन भावनाओं का प्रतीक मानी जाती है। ठीक है, ये जन भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। अगला क्वेश्चन, कल्पनादर्श क्या है? कल्पनादर्श एक ऐसी काल्पनिक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें सब कुछ आदर्श और पूर्ण माना जाता है, लेकिन वास्तविक जीवन में इसका अस्तित्व नहीं होता है। ये वास्तव में अपनाया नहीं जा सकता है। रक्त और लौह की नीति से आप क्या समझते हैं? रक्त और लौह की नीति जर्मनी के एकीकरण से जुड़ी हुई ये एक नीति है। इसके अनुसार युद्ध और सैन्य के बल पर राष्ट्र का निर्माण होता है। और इससे एक क्वेश्चन बनता है कि रक्त और लौह की नीति किसने अपनाया? तो इसका उत्तर लिखना है बिस्मार्क। ये क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। निरंकुशवाद क्या है? निरंकुशवाद जो होता है ना, वो एक ऐसा शासन है जिसमें कोई राजा बिना किसी अंकुश का अपना मनमर्जी से शासन व्यवस्था चलाता है। वो अपना राज्य के बारे में या राज्य की भलाई बुराई से उसे फर्क नहीं पड़ता है। इसको लिखेंगे, निरंकुशवाद ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें शासन के पास पूर्ण और असीमित सत्ता होती है। असीमित सत्ता यानी कि वो इसका चाहे जिस तरह से उपयोग करे, जनता को निर्णय लेने का कोई अधिकार नहीं रहता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदारवाद क्या है? उदारवाद एक ऐसी राजनीतिक विचारधारा है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता वाली अधिकारों पर बल देती है, यानी जिसमें समान अधिकार सबको मिले, ऐसा टाइप की विचारधारा पर बल तो देते हैं। यह कानून के समक्ष समानता का समर्थन करते हैं। ये उदारवाद वाले लोग ये चाहते हैं कि सभी को कानून में बराबर समानता से अधिकार मिले। अगला चैप्टर, भारत में राष्ट्रवाद। इसका पहला क्वेश्चन, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब और किसने की? वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1930 ईस्वी में हुई। इसकी स्थापना हो ची मिन्ह ने की थी। स्थापना किए थे हो ची मिन्ह। इंडो चाइना किन किन देशों से मिलकर बना है? इंडो चाइना 3 देशों से मिलकर बना है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस चीन का एक प्रसिद्ध दार्शनिक था। उसने नैतिकता, अनुशासन और सामाजिक व्यवस्था पर जोर दिया था। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत बार। सत्याग्रह अन्याय के विरुद्ध सत्य और अहिंसा पर आधारित संघर्ष की एक विधि है और ये अपनाया गया था किसके द्वारा? महात्मा गांधी द्वारा। यह विचार महात्मा गांधी द्वारा अपनाया गया था। पिकेटिंग से आप क्या समझते हैं? पिकेटिंग विरोध का एक तरीका है। इसमें लोग दुकानों, संस्थानों के बाहर खड़े होकर दूसरों को वहां न जाने के लिए समझाते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई? भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत ये हुई थी 8 अगस्त 1942 को। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन को भारत से हटाना था, यानी अंग्रेजों को भगाना था। हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, खुदाई खिदमतार की स्थापना किसने की? खुदा संगठन की स्थापना अब्दुल गफर खान ने की थी। चलिए अगला बढ़ते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन बन जाता है कि बापू किन्हें कहा जाता है? ये तो सभी को पता है कि महात्मा गांधी को प्रेम और सम्मान से बापू कहा जाता है और इन्हें राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। इस तरह हमारा अगला चैप्टर, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है, रिंडरपेस्ट से आपका क्या तात्पर्य है? पेस्ट पशुओं में फैलने वाली एक भयानक बीमारी थी। इससे अफ्रीका में लाखों मवेशियों की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, होसे किसे कहते हैं? होसे मजदूरों की ऐसी भर्ती वाला एजेंट होता था
जो मजदूरों को बागानों में काम पर भेजता था। ऐसा संगठन उसका नाम था होसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयात शुल्क से आप क्या समझते हैं? आयात शुल्क ये वो शुल्क होता है जब कहीं बाहर से आता है, इम्पोर्ट होता है, तो उस पर लगने वाला टैक्स होता है। आयात शुल्क विदेशी वस्तुओं पर लगाए जाने वाला कर है, यानी टैक्स है। इसका उद्देश्य घरेलू उद्योगों की रक्षा करना होता है। गिरमिटिया मजदूर कौन थे? गिरमिटिया मजदूर वे भारतीय मजदूर थे जो अनुबंध पर विदेश भेजे जाते थे। वे बागानों और खदानों में काम करते थे। भारत से जब बाहर किसी भी मजदूर को ले जाया जाता था तो उनसे एक एग्रीमेंट होता था और इस एग्रीमेंट पर गिरमिटिया मजदूर लोग जाते थे। ठीक है, अगला, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई? औद्योगिक क्रांति 18वीं सदी में शुरू हुई। इसकी शुरुआत पहले इंग्लैंड में हुई। औद्योगिक क्रांति पहले इंग्लैंड से शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेनरी फोर्ड कौन था? हेनरी फोर्ड अमेरिका का एक प्रसिद्ध उद्योगपति था। उसने असेंबली लाइन उत्पादन प्रणाली विकसित की थी। उन्होंने असेंबली लाइन उत्पादन प्रणाली विकसित किया था। औद्योगिक क्रांति से आप क्या समझते हैं? औद्योगिक क्रांति, जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें फैक्ट्री वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल होना और लोगों के लिए इससे आसान हो जाना काम, इनको ही औद्योगिक क्रांति में हम लोग समझते हैं। इसी को बोलते हैं औद्योगिक क्रांति। यानी औद्योगिक क्रांति वह क्रांति है जिसमें हाथ से उत्पादन की जगह मशीनों से उत्पादन होने लगा। या कोई भी चीज़ मशीनी में बदलना, वो हो गया औद्योगिक क्रांति। जोबर कौन होते थे? इसका लिखना है आंसर, जोबर मजदूरों की भर्ती करने वाला एक व्यक्ति होता था। वह कारखानों के लिए श्रमिक उपलब्ध कराता था कि ये बीच में एग्रीमेंट करता था मजदूर के बीच और जो मालिक है उनके बीच के भी। आदि औद्योगिकरण से आपका क्या तात्पर्य है? आदि औद्योगिकरण के लिए लिखना है, कारखानों से पहले गाँव में घरेलू स्तर पर उत्पादन को आदि औद्योगिकरण कहा जाता था। जैसे ये कारखानों से पहले कुछ भी काम होता था हाथ से घर घर में, तो उसको ही बोलते हैं आदि औद्योगिकरण। कि महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी पर हमला क्यों किए? महिलाएं जो काम करती थी अपने हाथ से, चाहे सिलाई का हो, बुनाई का हो, वो लोग अब क्या हुआ है कि बेरोजगार हो गए। इसलिए उन्होंने इसी डर से उन्हें लगने लगा कि उनका काम बिल्कुल अब मशीन के आने से ख़त्म हो जाएगा और इसी के डर से उन्होंने स्पिनिंग जेनी पर हमला कर दिया था। और अगला क्वेश्चन बनता है, हाथ से बने वस्त्र की दो प्रमुख विशेषताएं क्या है? तो जो हाथ से बने वस्त्र है वो मजबूत होते हैं और टिकाऊ होते हैं। इनमें कारीगरों की बारीक कला दिखाई देती है। ऐसे कई सारे कलाएँ होते हैं जो आप हाथ से बना सकते हैं लेकिन मशीन से नहीं बना सकते, इसलिए इसमें बारीक कला का भी देखने को मिलता है। चैप्टर मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। इससे पहला क्वेश्चन, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? भाप इंजन का आविष्कार जेम्स वाट ने किया था। इससे औद्योगिक विकास को गति मिली। अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए ज़रूर, क्योंकि आप ये कलेक्शन करने के लिए हमें बहुत मेहनत लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अपने दोस्तों में शेयर करिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।